दोस्तों, आप लोग कैसे हो? मैं फिर से लेकर आया हूँ एक नई रहस्यमयी कहानी। एक आदमी को एक ज्वालामुखी विस्फोट से निकली हुई भूमिगत चट्टान मिली। जब उसने उसे आवर्धक कांच से देखा तो पाया कि उसमें कुछ अक्षर खुदे हुए थे। इससे उसकी भूमिगत दुनिया की कल्पना और भी मजबूत हो गई। अपनी इस धारणा को और पक्का करने के लिए उसने चट्टान की बाहरी परत को पिघलाकर अध्ययन करने का निश्चय किया और अपने सहायक से उसमें 10 मिलीलीटर क्लोरोबो घोल डालने को कहा। लेकिन जैसे ही सहायक को ध्यान आया कि काम का समय खत्म होने वाला है और पिघलाने में 4 घंटे लगेंगे, उसने बिना सोचे 50 मिलीलीटर घोल डाल दिया। प्रयोगशाला में विस्फोट हो गया और सहायक समय पर घर चला गया। लेकिन प्रोफेसर को चट्टान के अंदर से एक अजीब वस्तु मिली, एक तराजू के बाट जैसा कोई सामान जिस पर पुरानी जर्मन भाषा में कुछ लिखा हुआ था। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उस पर हस्ताक्षर वैज्ञानिक आर्न के थे, जो 100 साल पहले ही गायब हो चुके थे। ब्रुक ने तुरंत 2 और वैज्ञानिकों को बुलाया। उन्होंने उस संदेश का अनुवाद किया जिससे पता चला कि आर्न ने मरने से पहले भूमिगत दुनिया के प्रवेश द्वार का रास्ता लिखा था ताकि कोई और उसका शोध आगे बढ़ा सके। ब्रुक और मार्क तुरंत हजारों किलोमीटर दूर आइसलैंड पहुंच गए, लेकिन पुराने दस्तावेजों में लिखा था कि प्रवेश द्वार केवल मई की आखिरी तारीख को ही दिखाई देता है। इसीलिए वे होटल लौट गए और इंतजार करने लगे। लेकिन जैसे ही ब्रुक गाड़ी में बैठा, गाड़ीवान ने दरवाजा लॉक कर दिया और घोड़ों को तेजी से दौड़ा दिया। ब्रुक ने चाहे जितनी कोशिश की, लेकिन गाड़ीवान ने नहीं रोका। काफी देर बाद गाड़ीवान रुका। उसने बहाना बनाया कि घोड़े डर गए थे, लेकिन मौका मिलते ही ब्रुक को बेहोश कर एक बर्फ के गोदाम में फेंक दिया। जब ब्रुक होश में आया तो वहीं उसे मार्क भी मिल गया। पता चला कि दोनों के साथ एक जैसी चाल चली गई थी। अब तक उन्हें मुंह की ये नहीं पता था कि असली साजिशकर्ता कौन है। तभी अचानक उन्हें कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दी। ब्रुक को लगा शायद कोई और साथी भी वहां फंसा हुआ है और संकेत दे रहा है। लेकिन जब उन्होंने पास जाकर देखा तो वह एक भूखी बत्तख निकली। इसी बीच एक अजनबी आदमी ने अंदर की हलचल सुनी और लकड़ियां हटाकर दरवाजा खोल दिया। दोनों बाहर निकल आए। अनजाने इलाके में उन्हें एक स्थानीय गाइड मिला, यालरेक। वह उन्हें होटल वापस ले गया ताकि वे अपना उपकरण ले सकें। होटल पहुंचते ही ब्रुक की पुरानी प्रेमिका लिसा से मुलाकात हो गई। लिसा ने उनके मिशन के बारे में सुनते ही जिद की कि वो भी साथ चलेगी। जब ब्रुक ने मना किया तो उसने उनकी पूरी यात्रा का खर्च उठा लिया और जरूरी सामान दे दिया। फिर चारों लोग मई की आखिरी तारीख को ज्वालामुखी के पास पहुंचे। जैसे ही सूरज निकला, उसकी किरणें क्लार्क पर्वत के एक सुराख से सीधे ज्वालामुखी के एक विशेष गुफा की ओर पड़ी। वे उत्साहित हो उठे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि एक दूसरी गुफा में 2 लोग और भी थे जो उस प्रवेश द्वार को चुपचाप चिन्हित कर रहे थे। चारों ने रस्सी के सहारे नीचे उतरना शुरू किया, लेकिन जैसे ही ब्रुक ने नीचे आग की रोशनी फेंकी, उन्हें एहसास हुआ कि गहराई बहुत ज्यादा है और उनके पास पर्याप्त रस्सी नहीं है। तभी एक बत्तख बगल की एक गुफा में घुस गई। बत्तख के पीछे भागते हुए यालरेक भी उसी सुरंग में घुस गया और वहां का नजारा देख दंग रह गया। उसने बाकी साथियों को बुलाया और बताया कि यहाँ एक रहस्यमयी रास्ता है जो नीचे जाता है। सभी लोग उस रास्ते से नीचे उतरने लगे। मार्क तो खुशी खुशी हारमोनियम तक बजाने लगा। सभी ने मजे से भूमिगत यात्रा शुरू कर दी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि पहले जो 2 लोग उनकी बातें सुन रहे थे, वे भी उनका पीछा कर रहे थे। जैसे जैसे वे नीचे उतरते गए, रास्ता और भी खतरनाक होता गया। उन्हें चट्टानों से बचते हुए चढ़ाई करनी पड़ी। अंत में वे एक संकरी सुरंग में पहुंचे। तभी अचानक ऊपर से एक विशाल पत्थर गिर पड़ा, मानो वह उसी सुरंग के लिए बना हो। चारों भागने लगे, क्योंकि अगर रुकते तो जिंदा बचना मुश्किल था। एक जगह उन्हें एक मंच दिखाई दिया। वहां से कूदकर उन्होंने खुद को बचाया। ब्रुक ने घबराकर लिसा को नीचे धक्का दे दिया ताकि वह भी बच जाए। सौभाग्य से सब सुरक्षित रहे। ब्रुक को वहीं एक निशान मिला जो साबित करता था कि वे सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। कई घंटे की यात्रा के बाद वे एक जगह रुके, लेकिन तभी लिसा ने अपनी टॉर्च जलाई और कहा कि उसने किसी और की आवाज सुनी है। लेकिन ब्रुक को लगा कि वह भ्रम में है और यह उसकी अपनी आवाज थी। ब्रुक ने लिसा को यह स्पष्ट कर दिया था कि इस अभियान में आने से पहले ही वह 3 शर्तों पर सहमत हो चुकी है और अब जब वे पृथ्वी के भीतर आ चुके हैं तो हर फैसला उसी का होगा। लिसा को भी यह बात माननी पड़ी। उन्हें यह मालूम नहीं था कि एक रहस्यमय मोटा आदमी पहले ही उनके पीछे पीछे चल रहा था। जब वे सब विश्राम कर रहे थे, तब वही मोटा आदमी चुपचाप उनसे आगे निकल गया और रास्ते में मिले संकेतों को मिटाकर गलत दिशा में नए निशान बना दिए ताकि उन्हें भ्रमित कर सके। जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। जब ब्रुक और उसके साथी दोबारा यात्रा शुरू करते हैं और इन नए निशानों का अनुसरण करते हैं, तो उन्हें जरा भी अंदेशा नहीं होता कि वे धीरे धीरे मौत की ओर बढ़ रहे हैं। अचानक मार्क का पैर फिसल गया और वह गिरने ही वाला था कि बाकी तीनों भी उसके साथ खींचते चले गए। सौभाग्य से पहले ही चारों को एक रस्सी से आपस में बांध दिया गया था, जिससे उनकी जान बच गई। इस हादसे के बाद लिसा को रास्ते के निशानों में कुछ गड़बड़ महसूस हुई। वह तुरंत वापस मुड़ी और कुछ ही दूर पर मिटाए गए असली निशान जमीन में दबे हुए पाए। अब यह साफ था कि कोई उनसे
पहले यहाँ से गुजरा था और जानबूझकर उन्हें गुमराह किया। ब्रुक ने तुरंत समझ लिया कि यह काम और कोई नहीं बल्कि उसका वैज्ञानिक प्रतिद्वंद्वी वही मोटा आदमी कर सकता है। मगर उसे क्या पता था कि उसने जो गलत निशान बनाए वे संयोगवश उन्हें एक नई और अनजानी राह की ओर ले गए। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक रहस्यमयी गुफा मिली जहां भूमिगत झरने बह रहे थे और चारों ओर दुर्लभ खनिज और वनस्पतियां थीं। हर चीज अनमोल। चारों ने इस जगह पर थोड़ा विश्राम करने का फैसला किया। इसी दौरान ब्रुक लिसा के पास आया और कुछ ऐसा कह दिया जिससे माहौल एकदम असहज हो गया। उसने लिसा से पूछ लिया कि क्या उसने कॉर्सेट बॉडी फिटिंग कपड़ा पहना हुआ है और साथ ही उसे तुरंत उतारने को भी कह दिया। लिसा पहले तो गुस्से से फट पड़ने वाली थी, लेकिन फिर ब्रुक ने समझाया कि जैसे जैसे वे पृथ्वी के केंद्र की ओर बढ़ रहे हैं, तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है और कॉर्सेट से सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। लिसा ने अनमने ढंग से उसकी बात मानी और अपना कॉर्सेट पास में मौजूद शरारती बत्तख के गले में लटका दिया। उधर मार्क, जो थोड़ी देर पहले नहाने गया था, वापसी की तैयारी कर ही रहा था कि उसकी रोशनी की टॉर्च अचानक नीचे एक गहरे गड्ढे में गिर गई। बिना सोचे उसने छलांग लगा दी। टॉर्च की बैटरी बहुत कमजोर थी। उसने उसे झटका देकर दोबारा रोशन किया, लेकिन उस एक कोशिश में वह अपने रास्ते से भटक गया। इधर तीनों बाकी साथी अपने उपकरण समेट ही रहे थे कि ब्रुक ने सोचा क्यों न कुछ नमूने साथ ले जाए। उसने एक सुनहरी चट्टान को हल्के से तोड़ा, लेकिन यह गलती भारी पड़ गई। दीवार की संरचना बहुत ही नाजुक थी और तुरंत ही वहां से पानी रिसने लगा। कुछ ही क्षणों में दीवारों से पानी इस जोर से निकलने लगा कि पूरी गुफा डूबने लगी। पानी की गति लगातार बढ़ती जा रही थी और वे सभी दीवारों के सहारे ऊपर चढ़ने लगे। जल्द ही पानी उनके गले तक पहुंच गया और ऊपर से चट्टानें गिरने लगी। एक बड़ी चट्टान लिसा के ऊपर गिरने ही वाली थी कि ब्रुक ने झपट कर उसे पकड़ लिया और गिरने से बचा लिया। ऐसा लग रहा था कि अब उनका अंत निश्चित है। तभी ब्रुक की नजर हाल ही में ढही हुई दीवार की ओर गई। वहां एक नया रास्ता दिखाई दिया। किस्मत से यह दुर्घटना उनके लिए जीवन रक्षक साबित हुई और वे उस रास्ते से बाहर निकल गए। लेकिन जैसे ही उन्होंने राहत की सांस ली, उन्हें पता चला कि उनके साथियों में से एक मार्क गायब है। उधर मार्क अभी भी भूमिगत रास्तों में उन्हें खोज रहा था। चारों ओर सन्नाटा था। सिर्फ उसकी अपनी आवाज की गूंज उसे सुनाई दे रही थी। वह एक संकरे पत्थर के पुल पर चल रहा था जो नीचे खाई में जाता था। जरा सी गलती उसकी जान ले सकती थी। जैसे जैसे वह अंदर की ओर बढ़ता गया, ऑक्सीजन की मात्रा कम होती गई और तापमान भी बढ़ता गया। बिना भोजन और पानी के उसका शरीर जवाब देने लगा। वह एक सफेद धुएं जैसी जमीन पर पहुंचा और तब उसे समझ आया कि वह बर्फ नहीं बल्कि धुआं था। वह वहां से निकलना ही चाहता था कि अचानक उसका पैर फिसल गया और वह नीचे गिर पड़ा। अच्छी बात यह थी कि उसने पहले से खुद को ट्रेन किया था। वह जैसे तैसे ऊपर लटकता रहा, लेकिन आखिरकार नीचे गिर ही गया और बिना दिशा के इधर उधर भटकने लगा। तभी अचानक पीछे से वही मोटा आदमी सामने आ गया। उसने मार्क को जोर का धक्का देकर गिराया और बिना कुछ कहे उस पर गोली चला दी। गोली की आवाज दूर बैठे ब्रुक और उसके साथियों तक पहुंच गई। ब्रुक ने तुरंत अपने साउंड लोकेटर से गोली चलने की दिशा पहचानी और वे दौड़कर वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि मार्क जमीन पर बेसुध पड़ा था, लेकिन राहत की बात यह थी कि वह सिर्फ बेहोश हुआ था। जान को कोई खतरा नहीं था। मार्क कुछ बता पाता उससे पहले ही मोटा आदमी फिर सामने आ गया और बंदूक ताने खड़ा हो गया। उसने सभी को धमकाया कि वे उसके पृथ्वी के केंद्र की खोज अभियान में मदद करें। ब्रुक ने उसकी बात मानने का नाटक किया और मौका देखकर उसकी आंखों में धुआं झोंक दिया। इस तरह वह टकराव टल गया, लेकिन ब्रुक समझ चुका था कि वह मोटा आदमी और वे लोग दो अलग दुनिया के हैं। यह शांति सिर्फ अस्थायी है। अगले दिन मार्क खाने की तलाश में निकला और पाया कि यहाँ उग रहे मशरूम जहरीले नहीं थे। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, मशरूम आकार में बड़े होते गए। कुछ ही दूर उसे एक मशरूम का जंगल दिखा। लगता था जैसे वे सैकड़ों सालों से वहां उग रहे हों। उनके तने चमड़े से भी सख्त थे और इतने नुकीले कि किसी पेड़ से भी मजबूत लगते थे। ब्रुक और उसके साथी वहीं रुककर मशरूम से बना धुआं पीने लगे। बाहर निकलते वक्त ब्रुक ने देखा कि रेक उन मशरूम के तनों को काट रहा था। पूछने पर पता चला कि मोटे आदमी ने उसे ऐसा करने को कहा था। जब ब्रुक मोटे आदमी को खोजने गया तो उसने देखा कि वह एक विशाल समुद्र के सामने खड़ा था। उसे हैरानी हुई कि धरती के अंदर ऐसा समुद्र भी हो सकता है। मोटे आदमी ने बताया कि पुराने भूकंपों के कारण समुद्र का पानी दरारों से रिसकर यहाँ भर गया था, जिससे यह भूमिगत समुद्र बना। चूंकि वे सबसे पहले इस जगह को खोज पाए, इसलिए उन्होंने इसका नाम मोटे बंदरगाह रखा। वे इसी खुशी में थे कि अचानक पीछे एक भयानक जीव दिखाई दिया। एक विशाल छिपकली उनके पीछे आ खड़ी हुई, जिससे दोनों तुरंत समुद्र के पानी में छिप गए। बड़ी छिपकली जहरीली चीजें नहीं खाना चाहती थी, इसीलिए वह छिपकली के गुफा के पास दौड़ी और अपने रिश्तेदारों को बुलाया।
खतरा महसूस करते हुए वे तुरंत बनाए गए बांस के फत्ते को जल से बाहर निकाला और उस झगड़े वाली जगह से निकलने की तैयारी करने लगे। लेकिन जैसे ही वे गुफा के मुंह से बाहर निकले, बड़ी छिपकलियों ने रास्ता रोक लिया। वे फिर से गुफा में लौटने को मजबूर हो गए, लेकिन लिसा गलती से फत्ते की रस्सी में फंस गई। लिसा को बड़ी छिपकली खाने ही वाली थी। तभी साथी तुरंत वापस आए और हाथ में पकड़ी हुई लंबी छड़ी से छिपकलियों पर हमला किया। कई छिपकलियों को छुरी लग गई, छिपकली गिर पड़ी, फिर वह दूसरी बड़ी छिपकलियों का शिकार बन गई। सभी ने बड़ी छिपकली की दृष्टिहीनता का फायदा उठाकर फत्ते को समुद्र में खींच लिया। वे कई दिन रात पानी में तैरते रहे, लेकिन अचानक फत्ते पर लगी सभी धातु की चीजें एक ताकत से खींच ली गईं, यहाँ तक कि रिक के बड़े सुनहरे दांत भी। दरअसल वे अब दुनिया के केंद्र यानी चुंबकीय क्षेत्र के संगम स्थल पर पहुंच चुके थे, जहां एक शक्तिशाली बल ने विशाल भंवर बनाया था। वे फत्ते के साथ सीधे उस भंवर में खींच लिए गए और भंवर के अंदर जाने ही वाले थे। तभी एक बड़ी लहर आई और उन्हें भंवर से बाहर फेंक दिया। संघर्ष के बाद वे तट पर पहुंचे और सब थक हार कर सो गए। उनके साथ चल रही बतख एक पहाड़ी गुफा में चली गई, लेकिन मोटे बंदरगाह ने उसे निहार लिया। जब रिक जागा तो अपनी प्यारी बतख को गायब पाया। घबराकर खोजने पर केवल बतख के पंख और खून के निशान मिले। गुफा के अंदर सिर्फ मोटा बंदरगाह था। भूखा मोटा बंदरगाह बतख को खा चुका था। सच जानकर रिक क्रोध से भर गया। उसने मोटे बंदरगाह की गर्दन पकड़ ली, लेकिन उसे कोई रोकता रहा। मोटा बंदरगाह बिना किसी पछतावे के तंज कसा और पीछे की तरफ जो पत्थर हिल रहा था वह नहीं देखा। मोटे बंदरगाह आखिरकार बतख का बदला चुका गया। जब वे आगे गए तो पता चला कि पत्थर गिरने से एक सुरंग खुल गई है, जिसमें उन्होंने एक पुरातन धरोहर पाई। यह वही अटलांटिस था जो 5000 साल पहले लुप्त हो गया था। आश्चर्यचकित होकर वे अटलांटिस के रसोई घर में गए, जहां अभी भी अजीब तरह के भूरे पत्थर में बदल चुके ब्रेड रखे थे। फिर वे एक कटोरे जैसे धातु के खोल और जमीन पर एक टूटे हुए दाहिने पैर वाला गड्ढा देखा। यह कंकाल ब्रुक का था। ब्रुक की उंगली एक दिशा की ओर इशारा कर रही थी, जैसे वहां कोई रहस्य छिपा हो। लिसा उस दिशा में गई और पाया कि वहां एक तेज हवा बह रही है, इतना तेज कि फेंके गए पत्थर ऊपर उठ रहे थे। ब्रुक ने समझा कि यह एक ज्वालामुखी का मुख है और अर्न ने जिस दिशा की ओर इशारा किया था वह उनकी बचने की राह थी। अब उनका काम था विस्फोटक की मदद से उस मुख को खोलना और हवा के जोर से ऊपर पहुंचना। सभी ने धातु के खोल में छिपने का फैसला किया। जैसे ही ब्रुक फिटिंग पर विस्फोटक की फिती जलाने लगा, अचानक एक पूरी तरह लाल रंग की छिपकली आई और ब्रुक के पैर में लपेट गई। लेकिन मार्क समय रहते पहुंचा और कील से छिपकली की जीभ को ठोक दिया, जिससे ब्रुक बच गया। फिर विस्फोट हुआ। छिपकली को नीचे गिरने वाले पत्थर ने भी चोट पहुंचाई और वह उबलते लावा में डूब गई। विस्फोट से ज्वालामुखी फूटा और गर्म लावा बाहर निकला। वे धातु के खोल के अंदर हवा के जोर से ऊपर उठने लगे। गति तेज होने लगी और वे एक प्रकाश की किरण देखने लगे। वह प्रकाश बढ़ता गया और वे अंततः लावा के फटने से बाहर निकले। कुछ मछुआरे नाव से उन्हें बचा ले गए। इस तरह उन्होंने अपनी खतरनाक और रोमांचक भूमिगत यात्रा पूरी की।